friends, welcome back to our YouTube channel. And in this series, as you know, that we are learning about our Indian ancient history, in which we have covered till Mauryan Empire. And in our earlier lectures, we have learnt about Chandragupta Maurya, Bindusar, and now we are learning about the time period during Ashokan Empire. सो अशोका के रूल के समय, जिस समय अशोक रूल कर रहा था, उस समय मैंने आपको बताया कि मौर्यन साम्राज्य और मगधा साम्राज्य का, या यूँ कहिए भारत के संपूर्ण भारत के इतिहास का एक गोल्डन पीरियड था। अशोक के शासनकाल में हर फील्ड में, किसी भी एक्सपेक्ट में आप देखिए, हर फील्ड में बहुत ही ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ। वैसे तो अशोका स्टार्टिंग में बहुत ही क्रूर शासक था। उसने अपने बाकी के तीनों भाइयों को मार के, और जब वो राजा बना था 272 में उसके फादर की डेथ के बाद, बिंदुसार की डेथ के बाद 3 सालों तक तो अपने भाइयों से लड़ता रहा, और 269 BC में उसने जो है अपना कोरोनेशन किया और उसने मुकुट धारण किया। 269 से 232 तक के जो उसका रूलिंग टाइम है, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब उसने कलिंग पर अटैक किया 261 BC में, तो उसका धर्म परिवर्तन हो जाएगा यहाँ पे। अब वो क्या करेगा, वो बौद्ध धर्म को फॉलो करने लग गया, और उसका जो है हार्ट कन्वर्ट हो जाएगा। जो पहले बहुत ही क्रूर शासक हुआ करता था, और उसने पूरा दक्षिणी भारत तक के क्षेत्रों को जो है अपनी सेनाएं भेज के हमला करके और सारे क्षेत्रों को टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर लिया था। अब वही अशोक, यही क्रूर शासक आगे जाके इतना धार्मिक हो जाएगा और वो बौद्ध धर्म को अपना लेगा, ये बौद्ध धर्म का फॉलोअर हो जाएगा, और उपगुप्त को जो अपना धर्मगुरु बना लेगा, उपगुप्त को। तो ये इनके जो धार्मिक गुरु थे जिन्होंने इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, वो कौन थे? उपगुप्त। तो अशोका को उपगुप्त के सानिध्य में रह करके धर्म का इतना अच्छा ज्ञान मिला कि अब वो हथियार त्याग देगा, और उसके बाद क्या करेगा कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने देश में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में ही नहीं, दूसरे देशों जैसे श्रीलंका में और रोमन एम्पायर तक, ईरानियन एम्पायर, यूनानी एम्पायर, यवन के भी 5 राजाओं का जिक्र आता है, जहाँ पर उसने अपने महामात्याज को भेजा, अपने मिनिस्टर्स को भेजा प्रचार प्रसार के लिए। तो देखो दोस्तों, अशोका के टाइम काल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम 4-5 चीज़ों में डिवाइड करके अगर पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत वास्ट है, अशोका के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये टाइम पीरियड जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है हमारे इंडियन हिस्ट्री में। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होने के कारण हम इसको एक ही सिंगल जो है लेक्चर में कवर नहीं कर सकते। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक बार थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि हम अशोका टाइम पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अशोका के टाइम पर हम अलग अलग लेक्चर्स में आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर के बारे में, कि इसके टाइम में आर्ट और कल्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ। दूसरा हम पढ़ेंगे कि इसके टाइम पे लिटरेचर कौन कौन सी बुक, जैसे अर्थशास्त्र है, इंडिका है, और बाकी प्लिनी और स्ट्रैबो, जस्टिन वगैरह जो विदेशी जो राइटर्स थे, उन्होंने क्या लिखा, जैन ग्रंथ कौन से हैं, बौद्ध ग्रंथ कौन से जो मॉडर्न टाइम के कंटेम्प्रेरी जो हमें सोर्सेज के रूप में जो है लिटरेरी सोर्सेज के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा फिर हम लोग आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो आर्किटेक्चर मतलब उसने बहुत सारे स्तूपास बनवाए, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस उसने जो है इंस्क्राइब कराए, बहुत सारे। और बहुत ही खास बात क्या थी कि मैंने बताया था आपको पहली वीडियो में भी कि अशोका ही ऐसा प्रथम सम्राट था भारत का जिसने रॉक इंस्क्रिप्शंस को भारत में स्टार्ट किया। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके अलावा आर्कियोलॉजी के अलावा हम रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, पहले तो बहुत क्रूर शासक था, लेकिन उसके बाद जब ये रिलीजियस जो है ट्रांसफॉर्मेशन इसका हर्ट हो जाता है, तो उसके बाद क्या करता है, ये बहुत सारे धार्मिक उपदेश देता है, और दीवारों पर, केव्स में और अदर रॉक्स में इंस्क्राइब कराता है अपने इंस्क्रिप्शंस को, और अपने उपदेश देता है। तो रिलीजन कैसा था इस समय? देखो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, 2 रिलीजन जो है अशोका के टाइम, मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पर जैन और बौद्ध धर्म काफ़ी जो है इन्फ्लुएंशियल रिलीजन हुआ करते थे उस समय। अभी तक जो है ना वैष्णविज्म या शैविज्म जो स्टार्ट नहीं हुआ है, ना कोई मुस्लिम धर्म था अभी तक, सिर्फ एक सनातनी धर्म था जो कि मौर्यन डायनेस्टी से पहले सनातनी धर्म था। और ये मॉडर्न डायनेस्टी के टाइम का जो पीरियड है, इसमें सनातनी धर्म जो थोड़ा सा जो है सबसाइड हो जाता है, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म का ये टाइम जो है बड़ा गोल्डन पीरियड है, ये मॉडर्न डायनेस्टी का टाइम। तो ये बौद्ध धर्म के लिए इसका जो दादा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य, उसने क्या जैन धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारे काम किए, वो खुद स्वर्ण बेलगोला चला गया था। तो रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के टाइम पर रिलीजन में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्या क्या अपलिफ्टमेंट होगा। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे, भाई इसने अपने जो फादर थे बिंदुसार, वो आजीविक संप्रदाय के फॉलोअर थे, तो उसने उस आजीविक संप्रदाय के लोगों के लिए भी वहाँ बोध गया के पास में जो बराबर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर उसने क्या किया था, बहुत सारी गुफाएं बनवाई। हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, विश्व झोपड़ी जो है उनका नाम मैंने आपको बताया था। तो ऐसी 4 गुफाएं भी इसने बनवाई। तो ये सारी बातें हम रिलीजन में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे सोसाइटी पढ़ेंगे,
और सोसाइटी के अलावा हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था, अशोका की एम्पायर बहुत वास्ट एम्पायर थी, और इतने बड़े साम्राज्य को रूल करने के लिए आज अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया सब कॉन्टिनेंट बहुत विशाल जो है एक देश है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी गवर्नमेंट के डिवीजन किए गए हैं ना। कोई लेजिस्लेचर का काम करती है कोई गवर्नमेंट, कोई पार्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव का काम करती है, कोई जुडिशरी का काम करती है। फिर अगर हम वर्टिकल डिवीजन देखें तो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट्स हैं। तो जब इतने बड़े भारत को आज भी चलाना इतना कठिन है, तो सोचो अशोका साम्राज्य जो अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान तो आज़ादी के बाद हमसे अलग हो गया, हमारा बहुत ही छोटा पार्ट हमारे पास, उस टाइम तो नेपाल, भूटान, बर्मा तक का एरिया, श्रीलंका तक का एरिया जो है, और कंधार, गांधार, कंबोज तक का एरिया अफगानिस्तान का हमारे ही जो है मोरन डायनेस्टी के अंदर में आता था। तो इतने विशाल साम्राज्य को रूल करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। तो अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, किस तरीके से उसने अपने कोर्टिशंस को जो ना अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी जो ना असाइन कर रखी थी, कैसे जो ना सभाएं होती थी और प्राइम मिनिस्टर होते थे, क्या क्या थी, वो सारी चीज़ें हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कवर करेंगे। इसके अलावा हम ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि भाई अशोका के टाइम पे ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, वन बाय वन करके कवर करेंगे। तो आज हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा, आज हमारा फोकस रहेगा आर्किटेक्चरल वर्क के ऊपर। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं आर्किटेक्चरल वर्क के ऊपर। तो एक मिनट मुझे दीजिए जरा, मैं इसको रब कर देता हूँ। देखो आर्किटेक्चर के फील्ड में अगर हम बात करें तो हम इसको 2-3 पार्ट में बांट सकते हैं। अशोका के टाइम पे बहुत सारे स्तूपास बनाए गए, स्तूपास, ठीक है, एक ऐसे डोम टाइप पे सेमी जो है स्फेरिकल शेप में, अंडाकार में जो उसने बहुत सारे स्तूपास बनवाए। तो एक तो आर्किटेक्चर वर्क अगर देखें तो स्तूपास को देखिए, जैसे सांची स्तूप है, बहुत सारे स्तूपास तो जो है, देखिए जैन धर्म के अकॉर्डिंग अशोक ने 84,000 स्तूपास बनवाए थे अलग अलग प्लेस पे, पूरे इंडिया में, अफगानिस्तान में, नेपाल में, कश्मीर में, और साउथ इंडिया में अगर बात करें तो मैसूर तक का इनकी डायनेस्टी जो है फैली हुई थी। तो 84,000 स्तूप उसने बनवाए, लेकिन वो सारे जो है समय की मार के कारण आज उसमें से बहुत ही कम जो है उनके ट्रेसेस बचे हुए हैं। जिनमें सबसे अच्छी कंडीशन में अगर कोई बचा हुआ है तो वो बचा हुआ सांची स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? एमपी में। कभी जाके देखिए, बहुत ही सुंदर है। इस सांची स्तूप के बाहर में जो रेलिंग लगी है वो अशोका ने नहीं बनवाई थी, वो मोरन डायनेस्टी के बाद में जो पुष्यमित्र शुंग डायनेस्टी आएगी, तो शुंग वंश के टाइम पर ये जो है इसके सांची स्तूप के चारों तरफ जो रेलिंग लगी हुई है और बहुत ही सुंदर नक्काशी करके जो इसका गेटवे बना हुआ है, वो सब जो है इसकी नेक्स्ट डायनेस्टी में जो पुष्यमित्र शुंग होगा उसके काल में काम होगा। लेकिन ये सांची स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने। इसी प्रकार भरहूत स्तूप का नाम भी आएगा। देखिए नेक्स्ट डायनेस्टी को जब हम पढ़ेंगे भरहूत स्तूप का नाम आएगा। ये भरहूत स्तूप जो है बनवाया तो था पुष्यमित्र शुंग ने, ये बनवाया तो था पुष्यमित्र शुंग ने, इसका काम किसने कराया? शुंग ने कराया। लेकिन उससे पहले अशोका ने भी भरहूत जहां स्तंभ है वहां पे जो गौतम बुद्ध थे उनके कुछ रेलिक्स यानी उनके कुछ अवशेष जो है यहाँ पे रख करके और उन्होंने यहाँ पे शुरुआत करा दी थी। लेकिन इस भरहूत स्तूप को बनवाया किसने? पुष्यमित्र शुंग काल में। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है कि भरहूत स्तूप कौन से काल में बना, तो नाम तो आएगा पुष्यमित्र शुंग का ही। ठीक है, तो सांची स्तूप और ये हो गया। अब दूसरा आर्किटेक्चरल वर्क में हम क्या बात कर सकते हैं, और लिटरेचर, इसको लिटरेचर भी बोल सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें लिटरेचर का काम भी आता है थोड़ा सा। तो इसने जो ना बहुत सारे शिलालेख बनवाए, पिलर लेख्स बनवाए। तो इसके हम इस तरह के आर्किटेक्चरल वर्क में, और जो लिटरेचर का ये जो स्टोन्स पे लिखा हुआ वर्क है, इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको सब डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं शिलालेख यानी कि रॉक इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख। तो शिलालेख क्या होते हैं? पत्थरों के ऊपर लिखे हुए लेख, ओके, रॉक इंस्क्रिप्शंस जिनको इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है। दूसरे क्या होते हैं? पिलर, पिलर के ऊपर जो लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस हैं। इन्होंने बहुत सारे पिलर, जैसे सारनाथ का जो पिलर है बहुत ही फेमस है, जहाँ से हमने अपना एम्बलम लिया है, नेशनल एम्बलम, 4 शेरों वाला जो कैपिटल है। ठीक है। पिलर यानी कि स्तंभ लेख, ओके। तो अशोका के जो आर्किटेक्चरल जो इंस्क्रिप्शंस जो हैं और जो लिटरेचर जो वर्क किया है उसने, पत्थरों के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन कराए हैं, उनको मोटे तौर पे तो 2 ही भाग में बांट सकते हैं, शिलालेख और पिलर। लेकिन एक तीसरा अगर डिवीजन इसका करें तो वो हो सकता है कि गुहालेख। गुहालेख, देखो अशोका ने बहुत सारी गुफाएं भी बनवाई थी ना, मैंने भी आपको बताया था, आजीविक संप्रदाय के लिए बनवाई थी। तो गुहालेख मतलब केव इंस्क्रिप्शंस, केव इंस्क्रिप्शन। तो ये मोटे तौर पर 3 ही इसके डिवीजन हो सकते हैं। एक अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटे ऐसे अभिलेख भी मिले हैं, तो आप उनको लघु अभिलेख करके एक और चौथा पार्ट बना देते हैं, लघु अभिलेख। ठीक है, लघु अभिलेख। चलिए ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने स्तूपास के बारे में बात की थोड़ी सी। ठीक है, 84,000 स्तूपास बनाए गए, जिसमें सांची का स्तूप बचा हुआ है अभी। ओके, अब हम मेन फोकस करते हैं अपनी इन लेखों के बारे में, क्योंकि पूरा लेक्चर लग जाएगा ये शिलालेखों को ही कवर करने में। बहुत सारे शिलालेख हैं। अशोका के 14 तो जो है रॉक इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं। टोटल रॉक इंस्क्रिप्शंस कितने पाए गए हैं? 14।
इसके अलावा पिलर इंस्क्रिप्शन कितने पाए गए? 7। और वैसे टोटल जो इंस्क्रिप्शन पाए गए वो 33 हैं। तो बाकी के जो बच गए 11-12 जो बच गए वो क्या है? वो या तो स्मॉल इंस्क्रिप्शन है, या फिर जैसे आजकल आप कभी हाईवे पे जाते हैं तो रोड के किनारे पे इस टाइप का जो है ना रोक एक तख्ती टाइप में लगी होती है, उसमें लिखा होता है 16 किलोमीटर, मुंबई 16 किलोमीटर ऐसे। तो इस तरह के पत्थर के बने हुए जो तख्तियां हैं या रॉक की जो ऐसी जो है प्लेट्स बना करके प्लेन सरफेस करके, ऐसे भी बहुत सारे छोटे, जैसे नेपाल में मिला है ऐसे ऐसे 2 जो अभिलेख हैं छोटे, इस तरह के छोटे पत्थर की आकृति काट करके जो बनाए गए हैं। जब लुम्बिनी, जब अशोक जो है अपने कोरोनेशन के 20वें साल एक बार 12वें साल में जाएगा, और उसके 20वें साल में जब नेपाल लुम्बिनी वन में जाएगा, लुम्बिनी वन मैं क्यों बता रहा हूँ, वही जगह जहाँ पर कपिलवस्ती के लुम्बिनी वन में जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये जब जो है रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद में ये क्या करता है, गौतम बुद्ध के जन्म स्थान पर घूमने के लिए जाता है, और वहीं उसने क्या किया, अपनी विजिट को यहाँ पे अंकित कराया है कि मैं अपने कोरोनेशन के 20वें वर्ष जो है कहाँ पे आया, लुम्बिनी वन में आया। देखो आज के युग में भी जब हमारी कंट्री का कोई एम्बेसडर या कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई प्रेसिडेंट किसी दूसरी कंट्री में जाता है तो वहां पर रिकॉर्ड की जाती हैं हर चीज़ें। ये लिखा जाता है कि भारत के 2010 में जो है भारत के जो है फलाने फलाने प्राइम मिनिस्टर जो है ना इस कंट्री में आए और उन्होंने जो है ये जो है यहाँ पे संधियाँ की, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में होती हैं। तो सोचो आज के कंटेम्प्रेरी टाइप में जो चल रहा है वो अशोकन टाइम पे भी होता था। तो जब वो नेपाल के एरिया में जाता है, ठीक है, वज्जी साम्राज्य के एरिया में जब जाता है और लुम्बिनी वन में जब जाता है तो वहां पर उसके नाम का एक लेख वहां पर लिखा जाता है कि अशोक सम्राट हमारे एरिया में आए, लुम्बिनी वन में आए, इस समय में आए। और वहां पर इस लेख के ऊपर उसने एक इंपॉर्टेंट चीज और लिखवाई है, अभी हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो वही बताऊंगा। थोड़ा सा बता देता हूँ इस लेख में क्या लिखा हुआ है कि इसमें जो किसान हैं और जो गरीब लोग हैं उन पे टैक्स को माफ करने के बारे में कहा गया है। चलो ठीक है, इसके बाद अब शुरू करते हैं। मैं इसको एक बार थोड़ा रब कर देता हूँ, उसके बाद हम शुरू करते हैं अपने। तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में हम लोग आज इसी पर अपना फोकस करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा लेक्चर है, इसमें भी काफ़ी समय लगेगा कवर करने में, ठीक है। तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस, तो देखिए मैंने आपको बताया अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें रॉक इंस्क्रिप्शंस कितने पाए गए हैं, 14 रॉक इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं। और पिलर इंस्क्रिप्शंस कितने पाए गए हैं, 7 पिलर इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं, जिसमें सबसे छोटा कौन सा है पिलर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा पिलर इंस्क्रिप्शन कौन सा है, तो रूमी देई का है। कौन सा, रूमी देई। अभी ये रूमी देई कहाँ पर है, तो मैंने आपको अभी बताया ना कि अशोक जो है अपने कोरोनेशन के 20वें साल कहाँ जाता है, लुम्बिनी वन में जाता है। कहाँ जाता है, लुम्बिनी में जाता है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ये जगह भी कहाँ पर है, नेपाल में। तो नेपाल में एक जगह है रूमी देई, ठीक है। तो ये सबसे छोटा विलेख है जो इस टाइप से बना हुआ है। और उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या लिखी हुई है कि इसमें यहाँ पे लैंड टैक्स जो था या एग्रीकल्चर टैक्स जो है उसको कुछ छूट देने की बात कही गई है, ठीक है। और सबसे बड़ा रॉक इंस्क्रिप्शन अगर बात करें तो 7वां जो रॉक इंस्क्रिप्शन है, 7th जो रॉक इंस्क्रिप्शन है, इसके सारे इंस्क्रिप्शंस में सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन यही है। अब ये इंस्क्रिप्शंस कहाँ कहाँ पाए गए हैं, तो देखो ये जो रॉक इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो तो बहुत वास्ट एरिया में फैले हुए हैं। तो अफगानिस्तान में भी पाए गए और नेपाल में भी पाए गए इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये अपने इंडिया में तो साउथ में मैसूर तक पाए गए। अब इनमें लैंग्वेज कौन सी यूज हुई है, तो देखो जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो एरिया है, अफगानिस्तान में जो इंस्क्रिप्शंस पाए गए वो कौन सी भाषा में, कौन सी स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे, उनकी स्क्रिप्ट कौन सी थी, कौन सी लिपि में लिखे जाते थे। तो यहाँ पर 2 तरह की भाषाएं इस्तेमाल हुई है इनके इंस्क्रिप्शंस में, ग्रीक और अरमेक। अब ये बताने का क्या फायदा हुआ, इससे एक चीज पता चलती है कि देखो ब्लेंडिंग हो रहा है, कल्चर ब्लेंड कर रहा है। कौन सा कल्चर, ग्रीक कल्चर और जो यूनानी कल्चर है वो हमारे मौर्यन कल्चर के टाइम पे, मौर्यन पीरियड के टाइम पे हमारे इंडियन कल्चर के साथ मिक्स हो रहा है और उनकी लैंग्वेज को भी देखो अडॉप्ट किया जा रहा है। वहाँ के लोग जो है अब ग्रीक और अरमेक लैंग्वेज समझते हैं। लेकिन बाकी जो इंडिया है, इंडिया में जो इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं वो ज़्यादातर पाए गए ब्रह्मी स्क्रिप्ट में। कौन सी स्क्रिप्ट में, ब्रह्मी स्क्रिप्ट में। तो इंडिया में जितने भी पिलर और इंस्क्रिप्शन पाए गए ज़्यादातर ब्रह्मी स्क्रिप्ट में पाए गए, और पाकिस्तान में जो पाए गए वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में पाए गए, ठीक है। अब देखो खरोष्टी में और ब्रह्मी में इन स्क्रिप्ट में फ़र्क क्या है, क्या अंतर है। अंतर ये है कि जो ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट है ये लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। हम कैसे लिखते हैं, आज देवनागरी लिपि कैसे लिखते हैं, हम लेफ्ट टू राइट की तरफ लिखते हैं, जबकि ये खरोष्टी और जो ग्रीक अरमेक लैंग्वेज है ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, ठीक है। ये इसका फ़र्क है। तो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। एक मिनट जरा मैं इसको रब कर देता हूँ। लेकिन अगर हम पिलर इंस्क्रिप्शंस की बात करें, पिलर इंस्क्रिप्शंस की जो बात करें ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। पिलर इंस्क्रिप्शन जो है ज़्यादातर 3 ही स्टेट में पाए गए हैं,
जो बड़े पिलर इंस्क्रिप्शन, छोटा इंस्क्रिप्शन तो मैंने बताया नेपाल में भी है ऐसे तो बहुत सारे छोटे इंस्क्रिप्शन, लेकिन जो मेन 7 तो देखिए 3 तो पाए गए हैं बिहार में, बिहार के चंपारण में, बिहार के चंपारण। देखो अगर आप थोड़े से भी हिस्ट्री से कंसर्न करने तो चंपारण का नाम सुनते ही आपको जरूर गांधी जी के नाम याद आ गया होगा, गांधी जी का नाम, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने जो है ना चंपारण से ही अपने जो है अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया था ना। चलो ठीक है, तो बिहार के चंपारण में 3 जो है यहाँ पे पिलर इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं। अब इन इंस्क्रिप्शंस के नाम क्या हैं? तो एक तो है रामपुरा, रामपुरा, रामपुरा स्तंभ, स्तंभ लेख, ठीक है, और 2 पाए गए लोरिया में। एक तो लोरिया, ये भी चंपारण में, देखो ये तीनों ही चंपारण में, रामपुरा स्तंभ भी, लोरिया ये भी, और एक और लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट, तीनों में एक चीज इंपॉर्टेंट, ये जो नंदनगढ़ वाला, लोरिया नंदनगढ़ वाला जो स्तंभ लेख है, इसके ऊपर कैपिटल जो है, इसका जो शीर्ष जो भाग है उस पर एक मोर का स्कल्पचर बना हुआ है, मोर बना हुआ है, ठीक है, मोर की मूर्ति बनी हुई है इस पिलर के ऊपर, ठीक है। और अब जो बाकी के 3 यूपी में है वो कहाँ पे है? तो देखिए वाराणसी में है 2 तो है वाराणसी में, 2 कहाँ पे है? वाराणसी में। एक है मेरठ में, एक है नहीं मेरठ में, था मेरठ में। एक्चुअली ये जो मेरठ वाला है ना, ये मेरठ वाला जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसको फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी के सुल्तान होंगे, ये मेरठ से इसको कहाँ पे एस्टेब्लिश करा देंगे? इसको दिल्ली में ले आएंगे, ठीक है। तो एक वाराणसी में मिले, 2 तो वाराणसी में मिले, एक मेरठ में। अब वाराणसी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक बार थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए। वाराणसी में प्रयाग के पास में कौशाम्बी में, ठीक है, 2 मिले हैं। अब उन 2 में क्या विशेषता है? एक पिलर के ऊपर तो एक शेर, 1 लाइन बना हुआ है, एक शेर बना हुआ है, तो इसको कहते हैं 1 लाइन कैपिटल। एक के ऊपर 4 शेर बने हुए हैं, इसको कहते हैं 4 लाइन कैपिटल, 4 लाइन पिलर, ठीक है, पिलर कैपिटल। तो ये 4 शेर वाला जो कैपिटल है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंस है। इसको हमारा नेशनल एम्बलम जो है अडॉप्ट किया गया है। देखिए 26 जनवरी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था ना, ठीक है। तो इसी दिन ये जो 4 लाइन वाला जो कैपिटल है, इसको नेशनल एम्बलम बनाया गया, अडॉप्ट किया गया, नेशनल एम्बलम। तो हमारा देखिए करेंसी के ऊपर भी हमारे ये 3 शेर छपे होते, वैसे ये 4 शेर है, एक पीछे तो दिखाई नहीं देता। तो नेशनल एम्बलम, अब इसकी विशेषता जानना बहुत जरूरी है। इस पिलर में देखो इसके जो बेस है, इसका बेस एक उल्टे लोटस पे बना हुआ है, ठीक है ना, इस टाइप का एक उल्टा लोटस बना हुआ है, पिलर है नीचे, उसमें ऊपर ये जो है नीचे बीच में जो है ऐसे उल्टा लोटस है। उसके बाद इसका बेस है ये उल्टा लोटस करके, और उसके ऊपर क्या बना हुआ है? देखो इस तरह का एक प्लेटफॉर्म सा बनाया हुआ है, उसके ऊपर फिर ये लाइन जो है कैपिटल्स ऐसे करके जो है बने हुए हैं, तीनों जो है ऐसे बने हुए हैं। और यहाँ पर क्या है? एक बीच में सेंटर में क्या है? एक चक्र बना हुआ है, जिसमें टोटल कितनी तिल्लियां हैं? 32 तिल्लियां हैं। तो हमारे इस चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? 32 तिल्लियां हैं। इसके चारों तरफ ये ऐसे चक्र बने हुए हैं, चारों तरफ ऐसे, पीछे भी एक बना हुआ है, और इनके बीच में जो स्पेस है ना, इसमें एनिमल्स के स्कल्पचर्स बने हुए हैं, एनिमल्स के मोटिव्स बने हुए हैं। कौन से एनिमल्स हैं? तो यहाँ पर जो है देखिए इसमें घोड़ा बना हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछ लेते हैं कि कौन कौन से जो है ना एनिमल्स के स्कल्पचर्स या मोटिव्स बने हुए। घोड़ा बना हुआ है, हाथी बना हुआ है, ठीक है, इन चक्र के बीच में। उसके अलावा शेर बना हुआ है एक, तो हाथी, घोड़ा, शेर और सांड बना हुआ है, ठीक है। तो ये 4 जानवर बने हुए हैं, 4 जो है एनिमल्स के, इसमें बीच इसमें क्या बने हुए हैं? ऐसे मोटिव्स बनाए गए हैं। तो ये पिलर इंस्क्रिप्शन, ये हमारा नेशनल एम्बलम जो है। और करेंसी पे और देश के जितने भी गवर्नमेंट जो लेटर्स आप देखेंगे, लेटर्स में भी ऐसे 3 मूर्तियां, 30 शेर की 3 मूर्तियां आपको नजर आ जाएंगी। तो ये नेशनल एम्बलम कहां से लिया गया? सारनाथ वाले 4 लाइन कैपिटल से लिया गया, ठीक है। अब ये जो लिया तो वहां से गया है, लेकिन अब ये है कहां पे? ये 4 लाइन कैपिटल हमारा है कहां पे? कहां रखा हुआ है? तो वाराणसी म्यूजियम में रखा हुआ है। वाराणसी का जो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, वाराणसी मतलब प्रयागराज, इलाहाबाद, ठीक है। तो इलाहाबाद के पास जो क्या है? वाराणसी है। तो वाराणसी है यूपी में, इलाहाबाद के पास, वहां पर जो म्यूजियम है, आर्कियोलॉजिकल जो म्यूजियम है, आर्कियोलॉजिकल जो म्यूजियम बना हुआ है, उसमें जो है ये हमारा 4 शेरों वाला जो हमारा कैपिटल है वो वहां पे रखा हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो वहां देख सकते हैं। अब 6 तो हमने पढ़ लिए, 3 यूपी में
और 3 बिहार में। और बिहार वाले में एक हमने बताया था ना, जो नंदनगढ़ वाला है उसके ऊपर मोर बना हुआ, तो वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस में, पिलर इंस्क्रिप्शन में ऐसा कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसके ऊपर मोर जो है एक मोटिव बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो लास्ट 7th जो बच गया वो है हरियाणा में, वो है नहीं मतलब यहाँ पाया गया हरियाणा में। और ये भी जो है फिरोज शाह तुगलक ने, देखो एक तो टोपरा, ये मेरठ वाला जो मैंने आपको बताया था वो दिल्ली में मंगवा लिया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। अब ये कब मंगाया था इसने, तो देखो 1356 AD में मंगाया था, ठीक है। ये जो हमारा दिल्ली सल्तनत का पीरियड आएगा, काल आएगा, तो भी हम भी उस पीरियड में भी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। हरियाणा में एक गांव है टोपरा, टोपरा खुर्द करके गांव है, टोपरा खुर्द, ठीक है ना। तो टोपरा खुर्द गांव में ये एक मोरन जो अशोका था उसका इंस्क्रिप्शन पाया गया, पिलर इंस्क्रिप्शन पाया गया। और इस टोपरा वाले को और मेरठ वालों को, अब दोनों को दिल्ली में स्थापित कर दिया गया है, किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के अलावा। इसके अलावा जो मैंने वाराणसी वाला आपको बताया था ना, एक थोड़ी सी उसकी बात रह गई मेरे दिमाग में भी आ गई, मैं आपको बता देता हूँ। वाराणसी वाला जो था ये पहले कौशाम्बी में था। वाराणसी की, ये जो वाराणसी है ना, यहाँ पर पहले जो महाजनपद था उसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ठीक है। तो ये पहले कौशाम्बी में पाया गया था, लेकिन अशोका द ग्रेट, सॉरी अकबर जो है ना, मुगल एम्पर अकबर, हुमायूं का बेटा, इसने क्या किया था अपने रूलिंग टाइम में, इलाहाबाद में, पहले तो इसको इलाहाबाद बोलते थे मुस्लिम टाइम पे, आज इसको क्या बोलते हैं, प्रयागराज बोलते हैं ना, इसका नाम बदल दिया गया प्रयागराज। तो प्रयागराज में अशोक के टाइम पर एक महल बना हुआ है, एक फोर्ट बना हुआ है इलाहाबाद में, ठीक है। तो उस फोर्ट के अंदर इसको अकबर ने एस्टेब्लिश करा दिया था। तो वाराणसी वाले के बारे में तो ये जानकारी है। और टोपरा और मेरठ वाला दो मैंने क्या बताया आपको, ये दिल्ली में स्थानांतरित हो गए हैं, किसके द्वारा कराया गया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि ये जो पिलर इंस्क्रिप्शंस है कहाँ कहाँ पाए गए, उनकी क्या इंपॉर्टेंस। सारनाथ वाला इंपॉर्टेंट है जहाँ से हमने लाइन कैपिटल को जो है अपना एम्बलम बना लिया है। इसके अलावा वाराणसी वाला किसने ट्रांसफर किया, टोपरा वाला, मेरठ वाला। टोपरा कहाँ पे है, ये ज्योग्राफिकली आप जाकर के एक बार ओवरव्यू कर लेना। लेकिन देखो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो बाकी का जो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या फीचर्स हैं इन सारे पिलर्स के या सारे रॉक इंस्क्रिप्शंस के, कौन से इंस्क्रिप्शन में क्या जो है उसने ऑर्डर्स दिए हैं धर्म को लेकर के, लोगों को क्या ज्ञान दिया है, ये सारी बातें कवर नहीं हो पाएंगी। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, उसके बाद हम ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। अभी यही टॉपिक जो है पिलर इंस्क्रिप्शन या रॉक इंस्क्रिप्शन जो है ये आगे कंटिन्यू रहेगा। देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।